हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक सारे टॉपिक्स इस वीडियो में इंक्लूडेड रहेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। दोस्तों दुनिया में एक चीज़ धड़ल्ले से चलती है और उसे हाथों हाथ लिया जाता है, वो है अपना मतलब। वक्त और ज़माना इतना मतलबी हो गया है कि आप पूरा बाजार छानाइए, कोई आपसे दुआ सलाम तक नहीं करेगा। और आप बहुत से लोगों से ऊंचे पायदान पर हैं तो लोगों की वाहवाही सुनते सुनते दिन छोटा पड़ जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया ना पैसे से चलती है ना पावर से चलती है, दुनिया अपने मतलब से चलती है। इसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हर एक कंट्री अपने मतलब से ही चलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक इंडिया के क्या क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम जून 2020 से। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के ऊपर। जून 2020 में फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलेटरल मीटिंग हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच। इससे पहले ये मीटिंग सेक्रेटरीज के बीच होती थी, पर इस बार जो ये मीटिंग है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच हुई, जिसमें कुछ स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस किए गए और ये फैसला लिया गया कि ये मीटिंग जो है हर 2 साल के बाद होगी। दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशंस की अगर बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच $30 बिलियन का ट्रेड होता है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035, जो कि 3 पिलर स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक टाइज के ऊपर ये बेस्ड था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 इंडियन मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया था जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज है। दूसरा, इन्होंने इंडो पैसिफिक विजन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पैसिफिक रीजन में इनको अपनी पकड़ बनानी थी। और तीसरा, इन्होंने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के ऊपर अपना फोकस किया। इस वजह से इन्होंने ये अनाउंस किया था। ट्रेड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफेंस सेक्टर में भी बहुत हेल्प किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में, जिसमें इंडिया अब यूरेनियम खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं 2020 में, जो कि होस्ट की थी ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशंस के बीच में कुछ कंसर्न्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। सबसे पहला कंसर्न है इंडिया का ऑप्ट आउट करना फ्रॉम आरसीईपी। आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे ये क्या होता है। यहाँ से इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है चाइना के ऊपर। चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है ऑस्ट्रेलिया का। 26% ऑफ ट्रेड जो है चाइना से होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशंस के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में। एनर्जी कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि अभी न्यूज़ में थे वो चल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इंडिया और भूटान के बीच 4 मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं साइन हुए थे 2006 से लेकर 2008 के बीच में। यहाँ पर 3 मेन प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ खोलंगचू प्रोजेक्ट के बारे में। खोलंगचू प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया ने स्टार्ट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। आप जैसे देख रहे हैं इसमें ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट ये है। इसी के साथ दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया ने शुरू किया है भूटान में। तो ये 3 मेन प्रोजेक्ट्स आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों भूटान से अब हम मूव करेंगे नेपाल की तरफ। नेपाल और इंडिया के बीच में पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में, जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी बाय और सेल कर सकती हैं जब इनको शॉर्टेज होगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया था ज्वाइंटली विद नेपाल वो था पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर काली नदी के पास में ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। दोस्तों इंडिया और म्यांमार के बारे में अगर बात करें तो इंडिया और म्यांमार ने मिलकर मोरे मणिपुर से लेकर तामू म्यांमार तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इंटर कनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है, जो दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए। 15 जून 2020 इंडिया इलेक्ट हुआ एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर 184 कंट्रीज़ ने इंडिया का सपोर्ट किया आउट ऑफ 192, और इंडिया बन गया ओनली कैंडिडेट फ्रॉम एशिया पैसिफिक स्टेट्स जो कि नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का।
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनमें आते हैं यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर नहीं होती है, जिसमें 5 अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स आते हैं, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट्स आते हैं, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप स्टेट्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। आपको पता है वियतनाम एक एशियन कंट्री है। एशियन में 10 कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज आपको मैप में दिख रही हैं। ये 10 कंट्रीज आती हैं एशियन में, और साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है इसमें सारी यूरोप की कंट्रीज आती हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये दूसरा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और किसी एशियन कंट्री के बीच आफ्टर सिंगापुर। सबसे पहले ये साइन किया था सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन ने। अब ये दूसरा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है किसी एशियन कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बीच। अब इससे क्या होगा, इससे 99% ऑफ जो कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम टैक्सेस थे वो जो लगते थे बिटवीन यूरोपियन यूनियन और किसी एशियन कंट्री में अगर ट्रेड करें, तो वो सब अब अबॉलिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और मार्केट एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा यूरोपियन और वियतनामीज कंपनीज़ के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EVFTA के कुछ इम्पैक्ट्स इंडिया के ऊपर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को 9% कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं यूरोपियन यूनियन को। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट जो EVFTA के कारण इंडिया के ऊपर पड़ रहा है वो है फॉरेन कंपनीज का शिफ्ट करना फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, क्योंकि यहाँ पर वियतनाम में बहुत लो लेबर कॉस्ट है, तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। दोस्तों EVFTA को टैकल करने के लिए इंडिया को कुछ फ्यूचर स्टेप्स लेने थे, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिया यूरोपियन यूनियन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2007 में, उसको रीइंस्टॉल करना, ताकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिश्ते हैं वो फिर से अच्छे हो जाएं। इसके साथ साथ इंडिया को फ्यूचर में लेबर कॉस्ट कम करनी चाहिए, ताकि फॉरेन कंपनीज आसानी से इन्वेस्ट कर सकें इंडिया में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जुलाई 2020 में। 15 जुलाई 2020 में 15th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट वर्चुअली हेल्ड हुआ, और यहाँ पर जो की आउटकम्स थे जो निकल कर आए वो क्या थे। इसका पहला आउटकम था इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप टू 2025 को स्ट्रेंथन करना, जिसमें बहुत सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इंडिया यूरोपियन यूनियन का दूसरा इंपॉर्टेंट आउटकम था ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA के ऊपर जो नेगोशिएशंस चल रही थी 2007 से, उसको रीइस्टैब्लिश करने के लिए दोनों एग्री हो गए हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो आउटकम था वो था एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरेटॉम। यूरेटम जो है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है, इसके ऊपर अब इंडिया और यूरेटॉम के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि पीसफुल यूज़ कर सकता है इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी का। दोस्तों इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट में इंडिया के डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी बात की गई है, जिसमें यूरोपियन यूनियन हमारा साथ देगा काउंटर टेररिज्म में। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी इंडिया का साथ देगा यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ जो दिल्ली में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ये लिंक करता है इंडिया के कोस्टल रडार जो नेटवर्क्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ के रडार नेटवर्क्स होते हैं, उनको लिंक अप करता है, एक साथ फ्यूज़ करता है। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर क्या कहा है कि ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशन रीजन में, इसको कनेक्ट करेगा विद मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर लोकेटेड है, ये सोमालिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में लेफ्ट साइड पे, सोमालिया में यहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके साथ ये कनेक्ट करने वाला है यूरोपियन यूनियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में भी यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम शुरू किया है 3 इम्पोर्टेंट सिटीज़ में। ये प्रोग्राम है मोबिलाइज यूर सिटी प्रोग्राम, जिसके अंडर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करेगा यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 11% ऑफ इंडिया का टोटल ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के साथ। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा आगे है। बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया का, जिसमें 68 बिलियन यूरोज़ के अराउंड ये यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करता है इंडिया में।
इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर है चाइना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ ट्रेड करता है 13.8% और इंडिया के साथ ट्रेड करता है 1.9%। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जुलाई 2020 में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो था चाबहार जहादेन रेलवे लाइन। चाबहार जहादेन रेलवे लाइन ये ईरान में लोकेटेड है, अभी बननी है ये रेलवे लाइन। तो ये जो एग्रीमेंट था रेलवे लाइन को बनाने का, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 देशों के बीच 2016 में, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इनको रेलवे लाइन बनानी है चाबहार पोर्ट से जहादीन में। चाबहार जहादीन रेलवे लाइन ये कॉम्प्लीमेंट करता ज़रांज दिलाराम हाईवे को। ज़रांज दिलाराम हाईवे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और ईरान के बीच में ये बना है। ये बनाया था 2009 में इंडिया ने, और ये ज़रांज दिलाराम हाईवे को ये कॉम्प्लीमेंट करता चाबहार जहादीन रेलवे लाइन। पर इंडिया के डिले की वजह से ईरान ने अभी ये फैसला लिया है कि ये रेल लाइन जो है ईरान खुद ही बनाएगा चाबहार पोर्ट से जहादीन तक अलॉन्ग विद अफगानिस्तान। दोस्तों इंडिया के इस प्रोजेक्ट से एक्सक्लूजन के कुछ कारण थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण था यूएस ने फिर से सैंक्शंस लगा ली थी ईरान के ऊपर, और जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था उससे विड्रॉ कर लिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था 2015 में बिटवीन 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी अलॉन्ग विद जर्मनी विद ईरान। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कुछ न्यूक्लियर जो सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर उसको लिफ्ट किया गया था ताकि ईरान कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सके। पर उसके बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी इन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉ कर लिया और फिर से री इम्पोज कर दी सैंक्शंस ईरान के ऊपर। ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि क्यों इंडिया ने इस डील को चाबहार जहादीन रेलवे लाइन को डिले कर दिया था विद ईरान। इंडिया का इस प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड होने का एक और कारण था, वो था चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। चाइना ने प्रपोज किया है चाइना ईरान 25 ईयर डील विद ईरान, जिसमें चाइना क्या करेगा, वो ईरान को डेवलप करेगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स चला के। तो इस वजह से ईरान ने ये फैसला लिया है कि वो अब खुद ही ये रेलवे लाइन चाबहार जहादीन रेलवे लाइन बनाएगा। तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरे एशिया में, और साथ ही साथ अब इंडिया का जो एक्सेस है अफगानिस्तान में वो भी डेंजर में पड़ जाएगा। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया को जो भी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई भी डिले नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंडिया का विजन था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने का, जो लिंक करता मुंबई को मॉस्को के साथ सी और लैंड के थ्रू, वो भी खतरे में पड़ चुका है। क्योंकि ये चाबहार जहादीन रेलवे लाइन अगर इंडिया का एक्सेस यहाँ पर नहीं होगा तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये सपना ही रह जाएगा इंडिया के लिए। दोस्तों चले अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एनरिका लेक्सी केस के बारे में। एनरिका लेक्सी केस बहुत पुराना केस था, 2012 का ये केस था। एनरिका लेक्सी केस की सुनवाई अभी आई थी बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एनरिका लेक्सी एक शिप था जिसमें 2 इटालियन मेरीन सवार थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 इंडियन फिशरमैन जो कि केरला के फिशरमैन थे इनको किल किया था। इन्होंने सोचा कि ये जो फिशरमैन हैं ये पायरेट्स हैं, इसलिए इन्होंने इनको किल किया था 2012 में। और इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में इन दोनों इटालियन मेरीन्स को अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद 2015 में इटली ने इंडिया के अगेंस्ट फाइल किया एक केस, जिसमें इन्होंने ये दावा किया कि इंडिया ने 2 मेरीन्स को डिटेन किया है। और इन्होंने ये केस को लिया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इट लॉस में इन्होंने इस केस को लिया अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनकलस के तहत। पर इट लॉस ने इसको रेफर कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCAA को। दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर ये क्लेम किया कि जो 2 मरीन्स थे इन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनकलस के तहत इन्होंने वायलेट किया है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स को। इस वजह से इंडिया ने इन दोनों मरीन्स को डिटेन किया है। पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA ने भी ये फैसला दिया है कि इंडिया को दोनों मरीन्स को छोड़ना पड़ेगा और इटली को कंपनसेट करना पड़ेगा केरला के 2 फिशरमैन की किलिंग्स को। तो ये फैसला था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। अनकलस के तहत
अगर देखा जाए तो अभी अनकलस में 167 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है। इंडिया ने इसमें साइन किया था 1982 में। अनकलस को हम लॉ ऑफ सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी कहते हैं। अनकलस के तहत मेरीन एरियाज़ को 5 मेन जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है इंटरनल वाटर्स, सेकंड आता है टेरिटोरियल सी, थर्ड आता है कंटेजियस जोन, फोर्थ आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिफ्थ आता है हाई सीज। तो सबसे पहले जो इंटरनल वाटर्स हैं, ये ऐसे वाटर एरियाज होते हैं जो लैंडवर्ड साइड में होते हैं, जिसमें बेज, पोर्ट्स और इनलेट्स ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी का एरिया, ये एक्सटेंड करता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक। फिर आता है कंटेजियस जोन का एरिया, ये एक्सटेंड करता है 24 नॉटिकल माइल्स तक। कंटेजियस जोन के बाद आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि एक्सटेंड करती है 200 नॉटिकल माइल्स तक। अब कोई भी जो कोस्टल स्टेट है वो अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक अपने एरिया, जो टेरिटोरियल एरिया है, उसको क्लेम कर सकता है कि ये मेरा एरिया है। और फिफ्थ जो आता है वो आता है हाई सीज का, जहाँ पर वाटर कॉलम ओशन सरफेस होती है, जहाँ पर बाकी जो शिप्स वगैरह है वो वहाँ पर फ्लो करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। मालदीव्स इंडिया का नेबर स्टेट है, नेबर कंट्री है। मालदीव्स की राजधानी है माले। और अगर देखा जाए तो मालदीव्स एक लार्ज कलेक्शन है आइलैंड्स का। दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए अगस्त 2020 में इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे फॉर मालदीव्स, ताकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था एयर बबल एग्रीमेंट, जिसमें एयरलाइंस की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का जिम्मा लिया था बिटवीन इंडिया और मालदीव्स के बीच इंडिया ने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था वो था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया ने 500 मिलियन का असिस्टेंट प्रोवाइड किया है मालदीव्स को, जिसमें ये कनेक्ट करेंगे जो नेबरिंग आइलैंड्स हैं उनको विद माले। इंडिया मालदीव्स की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये लोकेटेड है फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के तौर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड कंट्री आ जाती है, तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत खतरा हो सकता है। दोस्तों इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया मालदीव्स का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और डिफेंस के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने लगातार इनकी हेल्प की है। यहाँ पर 1988 में इन्होंने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था इंडियन आर्मी ने, जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स ने प्रिवेंट किया था कुवॉप इन मालदीव्स। इसके साथ साथ डेवलपमेंट असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है इंडिया टू मालदीव्स। लगातार 2004 में भी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल खोला था। साथ ही साथ माले वाटर क्राइसिस जब हुआ था 2004 में, तब ऑपरेशन नीर चलाया था इंडिया ने मालदीव्स में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मालदीव्स के हाईएस्ट ऑनर रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया था 2019 में। इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन में सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना ने 2011 में अपनी एक एम्बेसी खोली थी मालदीव्स में, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से चाइना इजीली नज़र रख सकता है इंडिया के वेस्ट कोस्ट के ऊपर। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया वियतनाम बायलैटरल रिलेशंस की। वियतनाम एक एशियन कंट्री है, ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। इंडिया और वियतनाम के बीच अगस्त 2020 में 17th मीटिंग हुई थी, बायलैटरल मीटिंग ऑफ जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन जो थे, इन सभी मुद्दों के ऊपर ये मीटिंग हुई थी। अब इसमें क्या निकल कर आया है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक एंड डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया और वियतनाम ने की है कुछ इंपॉर्टेंट डील्स, जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया है लाइन ऑफ क्रेडिट को 500 मिलियन $US फॉर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट वियतनाम इंडिया से लेता है तो वो उधारी पे ले सकता है। 500 मिलियन का $US का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देगा वियतनाम को। इसके साथ साथ डिफेंस एंगेजमेंट में अगर देखा जाए तो वियतनाम अब खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया।
दोस्तों इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडिया और वियतनाम दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं प्रेजेंटली। वियतनाम ने सपोर्ट किया है इंडिया को ताकि वो परमानेंट मेंबर बन सके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और साथ ही साथ इंडिया को ये भी सपोर्ट किया है कि वो ज्वाइन करे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन को, APEC। APEC में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, 21 कंट्रीज टोटल में आती हैं, आपको दिख रही होंगे मैप पे। दोस्तों APEC की अगर बात करें तो एशिया से इसमें एशियान कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ इसमें रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइनीज़ टैपिया, हांगकांग, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। उसके बाद ओशिनिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें आता है। नॉर्थ अमेरिका में से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको आता है। उसके बाद साउथ अमेरिका में पेरू और चिली, ये सारी कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में आती हैं। इंडिया प्रेजेंटली APEC का पार्ट नहीं है, पर वियतनाम ने सपोर्ट किया है इंडिया को टू बिकम मेंबर ऑफ APEC आल्सो। इसके अलावा वियतनाम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट में जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, अगर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं अगर उनको ईस्ट के साथ जोड़ना है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना को कंटेन करने के लिए वियतनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियतनाम और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर इन साउथ चाइना सी, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं साउथ चाइना सी में जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं। इसके अलावा जो वियतनाम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें चाइना बताता है कि ये इसका ऑयल है, उसको लेकर वियतनाम और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका जो चाइना के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। और इसी बीच जो वियतनाम है, इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को करने के लिए इंडिया को न्योता भी दिया है। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड अगस्त 2020 में ही साइन हुआ था बिटवीन UAE एंड इज़राइल, और इसकी मध्यस्थता की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने। इस अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग UAE और इज़राइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड और एक्सचेंज रिज्यूम हो जाएगा। और इसके साथ साथ UAE ने इज़राइल से ये वादा मांगा कि वो वेस्ट बैंक पर अपने प्लान्स जो है उनके उसको हथियाने के वो सस्पेंड कर देंगे। तो इसके बारे में आपको आगे मैं बताता हूँ कि वेस्ट बैंक, फ़लस्तीन, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। UAE जो है ये पहली कंट्री बन गई है, पहली गल्फ़ कंट्री बन गई है जिसने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं इज़राइल के साथ, और थर्ड अरब नेशन बन गया है जिसने रिकॉग्नाइज़ किया है इज़राइल को एज इंडिपेंडेंट सेपरेट कंट्री आफ्टर इजिप्ट। इजिप्ट ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया था सेपरेट कंट्री के तौर पे 1979 में, और जॉर्डन ने किया था 1994 में। ये पूरा मसला क्या है, अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों मिडिल ईस्ट में अरब और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1917 में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था तो ब्रिटिश ने कैप्चर किया था फ़लस्तीन को फ्रॉम ओटोमन अम्पायर। ये पूरा जो अम्पायर था उस वक्त ओटोमन अम्पायर के अंडर आता था, मैक्सिमम फ़लस्तीन का पार्ट जो था ओटोमन अम्पायर के अंडर आता था। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने इसको कॉन्कर कर लिया था। आफ्टर द साइकीस-पाइकोट एग्रीमेंट हुआ था इनका फ्रांस के साथ 1916 में। तो उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, जो ये फ़लस्तीन का एरिया जो इन्होंने कैप्चर किया था, इन्होंने इस एरिया को दे दिया टू ज्यूज़ को दे दिया एज अ नेशनल होम, ये फ़लस्तीन का एरिया, इन बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में। ज्यूज़ ने इसको नाम दे दिया इज़राइल। पर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने ये वोट किया कि फ़लस्तीन और इज़राइल इन दो देशों में इस एरिया को कन्वर्ट कर दिया जाए, दो देशों में बांट दिया जाए बिटवीन अरब्स और ज्यूज़। पर जो अरब की स्टेट्स थी जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, इन्होंने बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और वॉर डिक्लेयर कर दिया इज़राइल के ऊपर। इज़राइल और अरब स्टेट्स जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया आते थे, इन सब में बहुत बड़ा वॉर हुआ। सारे अरब स्टेट्स ने मिलकर इज़राइल पर अटैक किया, पर इज़राइल जो है इसमें जीत गया और फ़लस्तीन को रिड्यूस कर दिया जस्ट टू गाज़ा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। इसमें 3 वॉर्स हुए थे 1956, 1967 और 1973 में, जिसको हम 6 डे वॉर भी कहते हैं। इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से अरब स्टेट्स को हराया था इज़राइल ने।
तो दोस्तों ये था हमारा अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में, ये जो वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस सिस्टम के ऊपर, ये हमारा पार्ट 1 था। ये अगस्त 2020 तक हमने कर दिया है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को। अगली वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें हम आगे लेकर आएंगे दिसंबर तक, और 2021 का भी लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।